हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था, हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और हमने उसके बारे में आपको गॉस थ्योरम्स बताया था। आज हम लोग टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हाउ कैन यू अप्लाई ए गॉस थ्योरम? How to apply a Gauss theorem? How can you find electric field due to a distribution of charge? अभी तो हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है, बट गॉस थ्योरम्स को यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इससे कैसे जो है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, ये सब देखेंगे। हाँ, कल हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। आज टुडे वी विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। उसके पहले हम लोग थोड़ा छोटा छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे आप कैसे गलती कर दोगे। जैसे देखिए, अगर मेरे पास ये कोई एक क्लोज सरफेस हो गया, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे Q3 है। देयर आर 3 चार्जेस। ओके, नाउ दिस इज द क्लोज सरफेस। अब इसमें क्वेश्चन कहेगा कि इस क्लोज सरफेस में किस किस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ये एक क्लोज सरफेस है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसमें चार्ज आपका हो सकता है। फर्स्ट में ऑप्शन है Q1 एंड Q2। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है Q1, Q2 एंड Q3। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है Q3 एंड Q2 एंड चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नन। आप क्या कहेंगे? यस, बताइए। हाँ हाँ, ठीक बता रहे हैं आप लोग, सही है। हाँ चलिए, ठीक है, Q1 एंड Q2 की वजह से, ठीक है। यस, इस साइड से बताइए आप लोग कौन सा है, Q1 Q2। ओके, ठीक है, सही बात है। इधर से सबका ऑलमोस्ट है, सब लोग कह रहे हैं कि सर फ्लक्स ड्यू टू Q1 एंड Q2 की वजह से सकता है। लेकिन अगर मैं 50-50 करूंगा, अगर मैं 50-50 का मतलब समझते हैं लोग कि 50-50 में क्या होता है, दो गलत ऑप्शन हट जाएगा। टू रॉन्ग ऑप्शन जो होंगे, जो आपके पास गलत आंसर है, वो आपके पास हट जाएगा। अब देखो, अगर मैं 50-50 करता हूं, अगर मैं 50-50 करता हूं तो देखिए क्या हुआ। आप लोग सब चुप हो गए, क्या बात है, क्यों चुप हो गए? सबने तो आपने कहा था क्वेश्चन फर्स्ट सही है। देखो, कभी भी आप जैसे देखोगे ना, तो ये करोगे कि आप देखोगे कि लैंग्वेज क्या कह रहा है। हमने कहा कि किस किस की वजह से फ्लक्स हो सकता है, ठीक है, तो फ्लक्स सबके वजह से होगा। नेट फ्लक्स किसके वजह से होगा? तो नेट फ्लक्स Q1 एंड Q2 के वजह से होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि अगर कोई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कौन कौन इन कर सकता है, जो चाहे जो भी इन करेगा उतरेगा जाएगा, हाँ। लेकिन यही कह देंगे कि उसमें ट्रेवल कौन कौन करेगा, तो ट्रेवल वही करेगा जिसके पास टिकट होगा। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में ये कहता कि नेट फ्लक्स किसके वजह से होता, तब आपका आंसर होता Q1 एंड Q2। बट हमने कहा है किस किस के वजह से फ्लक्स हो सकता है, तो फ्लक्स जो होगा सबके वजह से होगा। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज दिस, Q1, Q2 एंड Q3। अब जैसे सपोज कीजिए, मेरे पास अगर यहां पे दूसरा अगर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज करो कि दिस इज ए क्यूबिकल रूम। ओके, मेरे पास यहां पे अगर ये एक क्यूब है, ठीक है, दिस इज ए क्यूबिकल रूम, कि यहां पर एक क्यूबिकल रूम है, यहां पर एक क्यूब है।
हमने कह दिया कि दिस इज द क्यूब, ये क्यूब हो गया, ठीक है। और हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो आप कहोगे कि इसके फ्लक्स कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इसके थ्रू जो फ्लक्स आपका हो जाएगा, दिस इज ए क्लोज सरफेस, तो जब when the charge is placed at its center, कि चार्ज जब इसके सेंटर पे प्लेस्ड होगा तब हम लोग कहेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर यही चार्ज अगर कहीं सेंटर छोड़ करके कहीं इधर उधर होगा तब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ठीक है, when the charge is placed at its center। अब देखो, अगर हम यही सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। हाँ, अगर यही केस मैं कहूंगा कि इसके एक से कितना फ्लक्स होगा, तो एक से फ्लक्स के लिए आप कहोगे फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 6 एप्सिलॉन नॉट अभी जो मैंने बताया था कि अगर सेंटर पे होगा तब इसके एक साइड से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर कहीं पे भी होगा सेंटर को छोड़ करके, अगर कहीं पे भी अगर ये होगा तो इस टोटल से तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका फ्लक्स होगा, जो टोटल यहाँ पे गिवन है इससे आप कहोगे कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, बट एक साइड से आप नहीं कह सकते हैं कि Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सिमेट्रिकल होगा। क्लियर हो गया कि जब चार्ज इसके सेंटर पे रखा होगा तो हम लोग कहेंगे Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा एक साइड के थ्रू, अगर कहीं पे भी चार्ज रखा होगा तो इस टोटल के थ्रू फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, बट एक साइड के थ्रू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब जैसे देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। अब क्या कहेगा कि मेरे पास ये एक स्क्वायर का शीट है, दिस इज ए स्क्वायर शीट, ओके, जिसके साइड का लेंथ जो है हमने कह दिया कि a है, ओके। इससे a/2 डिस्टेंस पे हम इसे कहेंगे a/2 डिस्टेंस पे अगर एक चार्ज Q रखा है, a/2 डिस्टेंस पे अगर कोई एक चार्ज Q रखा हुआ है तो आपको बताना है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, इससे a/2। तो जैसे देखो, अगर चार्ज a/2 पे होगा तब आप इसको सिमेट्रिकली क्लोज कर दोगे, एंड दिस चार्ज लाई एट इट्स सेंटर, देयरफॉर आप कह सकते हो कि इसके जो स्क्वायर शीट है इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हम कहेंगे Q अपॉन 6। अगर ये इस a/2 से ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं होगा तब आप नहीं बता सकते हैं इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। कभी कभी देखोगे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे जो है ना कि छोटे छोटे इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर ये एक हेमिस्फीयर है, दिस इज हेमिस्फीयर, और हमने कह दिया कि इसका सेंटर O है और यहां पर एक चार्ज Q रखा है, ठीक है। तो मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आपको लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, और अगर आप चाहते हो कि आपके जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी आपके शुभचिंतक हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, उनको भी अगर इस वीडियो से फायदा हो तो प्लीज आप उनके बीच में इसको शेयर करें और फिर आप इस लेक्चर को एंजॉय करें। देखिए, तो मेरे पास अगर Q, हम कहेंगे दिस इज ए हेमिस्फीयर, तो इस हेमिस्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करना ना कि अब नाउ इफ इट इज ए हेमिस्फीयर,
तो तुम इसको सिमेट्रिकली क्लोज कर सकते हो। आप इसको क्या करो, आप यहां पर एक स्फीयर बना दो, ठीक है। तो जब आप यहां पर एक स्फीयर बना देंगे तो इस टोटल स्फीयर के थ्रू कितना होगा फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो आधे के थ्रू कितना होगा, तो आधे के थ्रू हम लोग कह सकते हैं सेमी स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कि जो हेमी स्फीयर गिवन है हम लोग कहेंगे कि हेमी स्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा, हेमी स्फीयर के थ्रू जो मेरा फ्लक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक। तो इस तरह से आपके पास आएंगे, सिमेट्रिकल दिया हुआ रहेगा। अब जैसे सपोज करो कि मैं अगर आपसे कह दूं कि मेरे पास ये एक हेमिस्फीयर है, हमने कह दिया कि दिस इज हेमिस्फीयर, ओके। और यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है, इसको हमने कह दिया कि दिस इज द यूनिफॉर्म स्फीयर और इसका रेडियस आर हो गया, ठीक है। कि ई हमने कह दिया कि यहां पर हेमिस्फीयर हो गया और इसको हमने कह दिया कि ई जो है यहां पर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। वो हमने यहां से कह दिया कि मेरे पास यहां से इसका सेंटर। तो अब आप बताओगे कि इस हेमिस्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। यस बताइए, ऑप्शन में आपके पास दिया रहेगा हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई एन जीरो। क्या होगा, यस कितना होगा। तो देखो ठीक है, हम लोग यहां पे कहेंगे कि इस हेमिस्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा दिस इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर ई। माइनस पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, बिकॉज एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री, देयर इज 180 डिग्री एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इसके ऊपर एरिया नॉर्मल लोगे तो ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, इसलिए हम लोग कहेंगे। और जो सर्कुलर जो आपके पास रीजन होगा ये एक सर्किल होगा, तो देयरफॉर इसके थ्रू जो फ्लक्स आपका हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर ई, ओके। फ्लक्स हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स मेरे पास यहां से ये हो जाएगा दिस इज माइनस पाई आर स्क्वायर ई, दिस इज द फ्लक्स। हम लोग यहां से इसको लिख सकते हैं। अब जैसे देखो अगर हम यहाँ पे अब आते हैं तो थोड़ा सा अगर मैं इसका एप्लीकेशन देखूं, आपको मैं इसका अगर एप्लीकेशन बताऊंगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। देखिए मेरे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है, आप यहां पे देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अगर एक लाइन चार्ज दिया हुआ है तो लाइन चार्ज के लिए, लाइन चार्ज कहने का मतलब होगा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। हम लोग यहां से कहेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, तो देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। अब देखो अगर मैं यहां से कंसीडर कर लूं ये मेरे पास कोई एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, कभी भी आपको अगर गॉस थ्योरम्स को यूज करना है, गॉस थ्योरम्स को अप्लाई करनी है, तो यू शुड हैव टू फाइंड ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस एंड गॉसियन स्फेरिकल सरफेस मस्ट बी ए क्लोज सरफेस। तो अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग इसमें क्लोज सरफेस को कैसे लेंगे, तो इसमें हम लोग क्लोज सरफेस के लिए मैं कह सकता हूं
लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर। अब मैं यहां से एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ओके, लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर, कि मेरे पास यहां से ये एक सिलेंडर हो गया। हमने इसको कह दिया लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर। ये मेरे पास यहां से ये सिलेंडर हो गया ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब आप यहां पे देखोगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से अगर हम लोग यहां से इसमें से लेकर के देखें तो आप यहां से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से होंगी, रेडियली आउटवर्ड होती है। यहां पे अगर मैं लेकर के देखूंगा तो इधर एरिया नॉर्मल मेरा इधर होगा और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेरा इधर होगा। सिमिलरली इस साइड में मैं लेकर के देखूंगा तो एरिया नॉर्मल इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेरा इसके लॉन्ग होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो सर्कुलर है इसके थ्रू अगर फ्लक्स हमने कह दिया φ1 हो गया, इसके थ्रू फ्लक्स मेरा φ2 हो गया और इसके थ्रू, तो सर्कुलर जो है इसके लिए अगर आप यहां पे लेकर के देखोगे तो एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकता हूं कि φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 0। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेरा 0 हो गया। दोनों के लिए अगर मैं कहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 हो गया। अब मैं नाउ दिस इज ए क्लोज सरफेस। अब मैं यहां पे गॉस थ्योरम्स को यूज करूंगा। तो मैं यहां से लिखूंगा बाई गॉस थ्योरम। ठीक है, तो अगर मैं बाई गॉस थ्योरम अगर लिखता हूं तो बाई गॉस थ्योरम्स के लिए मैं लिखूंगा E डॉट ds इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, E डॉट ds इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे हम देख रहे हैं कि एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? यस, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि E इंटू ds इंटू कॉस 0 डिग्री और इसको आप लिखोगे लैम्डा इंटू dl अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर मैं यहां से इसको इंटीग्रेट करूंगा ds को कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई RL तक, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा लैम्डा इंटू dl तक। देखिए अब आप कहोगे हमने यहां पे चूंकि जो सर्कुलर सरफेस था इसके थ्रू फ्लक्स आपका 0 हो गया। फ्लक्स 0 क्यों हुआ? फ्लक्स 0 इसलिए हुआ कि एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। देयरफॉर हमने कह दिया अब सिर्फ फ्लक्स जो होगा आपका कर्व सरफेस के अकॉर्डिंग होगा। तो कर्व सरफेस के अगर हम इसको एरिया को लिखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा E इंटू 2 पाई R इंटू L लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L ये कट जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहां से हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, हमने कह दिया कि ये अगर कोई एक पॉइंट चार्ज हो गया तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जस्ट आपका डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पॉइंट चार्ज अगर होगा तो हम लोग कहेंगे कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा होगा इट इज इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, की जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पे छोटे छोटे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। आर जितना ज्यादा होगा फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। एक फर्स्ट एप्लीकेशन है, आप इसको एंजॉय किए हैं, आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। ओके, दूसरे एप्लीकेशन फिर हम लोग इसमें देखते हैं, आपको बताएंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल शेल। हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल शेल, ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो अगर ये कोई एक स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल अगर गिवन है तो देखो इसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल अगर गिवन है, तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल हो गया, ओके, जिसका सेंटर O हो गया और इसके ऊपर चार्ज Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम यहां से कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस R हो गया। ओके, देखो कभी भी आपको गॉस थ्योरम्स को यूज करना है, तो गॉस थ्योरम्स को यूज करना है तो यू शुड हैव टू रिक्वायर्ड ए क्लोज सरफेस। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। तो अगर मैं यहाँ पर एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया रेडियस R का, स्मॉल r, ओके, तो लेट अस कंसीडर ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। तो अगर मैं, अब तुम कहोगे फिर वही वाली बात कि सर आपने स्फेरिकल ही क्यों कंसीडर किया, आप दूसरे को भी कर सकते थे ट्यूब को, लेकिन यहाँ पे स्फेयर के ऊपर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। तो जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर रेडियली आउटवर्ड निकलती है, रेडियली उससे बाहर निकलती है, तब आप यहां पे कह सकते हो कि वही वाली बात कि रेडियस सरकमफेरेंस पे परपेंडिकुलर होती है। तो इसके सरफेस पे हर एक पॉइंट्स पे एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो हो जाएगा ये आपका 0 डिग्री होगा। कितना होगा, एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि फ्लक्स जो होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो अब आप यहाँ पे गॉस थ्योरम्स को यूज करोगे, आप लिखोगे बाय गॉस थ्योरम। ओके, तो अगर मैं यहां से गॉस थ्योरम्स को लिखता हूं तो गॉस थ्योरम्स से आप लिखेंगे E डॉट ds in a closed path is equal to Q upon epsilon, because charge Q is distributed uniformly over it। तो अगर आप यहां से लिखोगे E इंटू ds इंटू कॉस 0 डिग्री, और ये हो जाएगा 0 टू 4 पाई r स्क्वायर। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन no, this is a small r square, okay, this is a small r square। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
तो यहां से आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऑन द सरफेस पे। याद रखना, हम आपसे कहेंगे इनसाइड द सेल डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इनसाइड द सेल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। तो अगर हम लोग सेल के इनसाइड में लेंगे तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहां से कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ये मेरा 0 हो जाएगा, कि इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया 0 हो गया। ठीक है। अब देखो याद रखिएगा कि ऑन द सरफेस पे मैक्सिमम होता है। हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मैक्सिमम R इज इक्वल टू कैपिटल R। ओके, इसके बाद R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप इसको ग्राफिकली अगर देखना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी करेगा, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसका वेरिएशन होगा ऐसे। ठीक है, कि इधर मेरे पास यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और यहां से अगर ये R हो गया, तो एट द सरफेस पे कैपिटल R पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे बढ़ेगा। हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा ये मेरा जस्ट यहां से ये ऐसे इंक्रीज करता है, ये मेरा ऐसे वेरी करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो होगा ऐसे होगा। ठीक है, ये ग्राफ याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि स्फेरिकल शेल होगा, तो स्फेरिकल शेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है, वैरी कैसे करता है, ये हमने आपको बता दिया कि एट द सरफेस अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जस्ट ये ऐसे वैरी करेगा। तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपका इस तरह से वैरी करेगा। क्लियर है? अब देखो, अब इसके बाद तब हम लोग के पास आएगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू पैरेलल इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly distributed, electric field due to uniformly distributed two parallel infinite plane sheet of charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly distributed two parallel infinite thin plane sheet of charge। तो two uniformly distributed infinite plane sheet of charge अगर हो जाता है और हम लोग यहां से इंटरेस्टेड हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है, तो जैसे देखो हमने कंसीडर कर लिया कि अगर मेरे पास नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट, सॉरी यहां पहले इसको निकालिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज।
ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज होगा। तो जैसे देखो, अगर मैं कंसीडर कर लूं कि यहां पे अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफाइड थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, हाँ, तो अब मेरे पास यहां से अगर ये हो गया, अब देखो हमने यहां से कह दिया सिग्मा, ये मेरे पास हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिग्मा अगर मेरे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाता है, मीन्स आप लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। मेरे पास यहां से आ गया कि डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। अब देखो, अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि अब इसका मतलब क्या है, दोनों साइड हमने कुछ, इसका मतलब इसके इधर भी कंटिन्यू करता है, इसके नीचे भी ये कंटिन्यू करता है। अब जैसे देखो, कभी भी आप गॉस थ्योरम्स को यूज करोगे, गॉस थ्योरम्स को अगर आप अप्लाई करेंगे, तो गॉस थ्योरम्स को यूज करने के लिए यू शुड हैव टू रिक्वायर अ गॉसियन सरफेस, कि आपको एक गॉसियन सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी। अब गॉसियन सरफेस अब तो इनफाइनाइट है, हम इसमें कैसे लेंगे, इसको तो क्लोज कर नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट हम लोग कह सकते हैं कि लेटस पियर्स ए सिलेंडर। हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक सिलेंडर को पियर्स कर देंगे। तो सिलेंडर को अगर पियर्स कर दोगे, जैसे देखो, अगर मेरे पास ये अगर एक शीट है, सपोज करो दिस इज ए शीट, तो नाउ आई कैन पियर्स ए सिलेंडर। हमने यहां पर एक ऐसे सिलेंडर्स को पियर्स कर दिया लाइक दिस, ओके। आप देखिए, जब हमने इसको ऐसे पियर्स कर दिया, ये मेरा मार्कर इसके अंदर लाइक ए सिलेंडर हो गया। अब यहां पे आपके पास एक क्लोज सरफेस हो जाता है। तो अगर ये क्लोज सरफेस आपके पास हो गया, तो हमने यहां पर एक सिलेंडर को पियर्स किया। ठीक है, यहां पे एरिया नॉर्मल ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। जब आपने पियर्स कर दिया, तो इधर मेरे पास एरिया नॉर्मल इधर और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब आपको क्लोज सरफेस मिल गया। तो जब आपको क्लोज सरफेस मिल जाता है, तब आप इसमें अब ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हैं। आप अपना जो है गॉस थ्योरम्स को यूज कर सकते हो। तो जब आप गॉस थ्योरम्स को यूज करोगे, तो अब आप यहां पे लिखेंगे बाई गॉस थ्योरम। ओके, तो अगर मैं गॉस थ्योरम्स को यहां पे अगर लिखूंगा, कि मैं लिख सकता हूं कि E डॉट डी एस इन ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब मेरे पास यहां से अगर ये हो गया, अब तुम कहोगे कि एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो मैं लिख सकता हूं कि E इंटू 2 इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास हो जाएगा E इंटू 2 इंटू डी एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीएस से डीएस ये कट जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि E को मैं लिखूंगा
दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज गिवन है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। यानी अगर आप 6 शीट से r डिस्टेंस पे हो जाओ, 2r डिस्टेंस पे हो जाओ, या r/2 डिस्टेंस पे हो जाओ, इस सब केस में आपके पास जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, हर जगह पे कितना होगा, E होगा। हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये डिस्टेंस के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज अगर गिवन होगा तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट होता है। अगर मैं कह दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में आप यहां से ग्राफ ड्रॉ करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इधर आपके पास R हो गया, और यहां से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो देखिएगा कि ये कांस्टेंट होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कांस्टेंट होती है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो आज हम लोगों का गॉस थ्योरम्स यहां पर आज ये कंप्लीट होता है। इसके 1-2 एप्लीकेशंस हैं, प्लीज आप इसको करेंगे, इसको देखेंगे। कोई भी अगर डाउट होता है तो हम लोग इसको करेंगे। आज अपनी क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं, स्टे करते हैं। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने सारे भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आप के मिलने वाले हैं, आप चाहते हैं कि उनका भी भला हो, तो प्लीज आप उनके बीच में आप इसको शेयर करें। आज इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।